सोचिए, हजारों मील दूर फारस की खाड़ी में कुछ होता है और यहाँ अपने शहर में पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी भरवाना महंगा हो जाता है, या फिर बाजार में सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं। जी, ये कनेक्शन बड़ा सीधा है। हाँ, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे ये ईरान और अमेरिका के बीच का जो तनाव है वो भारत में हमारे तेल के आयात और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनसे यही समझने की कोशिश है कि ये पूरा मामला कितना पेचीदा है और इसके क्या मायने हैं हमारे लिए। तो मतलब तेल की कीमतों से लेकर रसोई के बजट तक सब जुड़ा हुआ है। चलिए खोलते हैं इस बात को। कहाँ से शुरू करें? मान लीजिए तनाव बढ़ता है तो क्या होगा? हाँ, देखिए, एक सिनेरियो ये बनता है कि अमेरिका शायद ईरान के परमाणु ठिकानों पर कुछ और सख्त कार्रवाई करे। अब इसके जवाब में ईरान की तरफ से अक्सर ये बात आती है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य, उसे बंद कर देंगे। अच्छा, ये हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र बार बार आता है। ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है? क्या सच में ये तेल सप्लाई रोक सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से फारस की खाड़ी का एंट्री एग्जिट पॉइंट है। बहुत संकरा रास्ता है, कहीं कहीं तो बस 30-35 किलोमीटर चौड़ा। सिर्फ इतना? जी, और दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। तो अगर ये बंद हो जाए तो आप सोचिए तेल सप्लाई में कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 20%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। मतलब अगर ये रुक गया तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तेल का जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावट आते ही कीमतें आराम से $110-120 प्रति बैरल या शायद उससे भी ऊपर जा सकती हैं। बाप रे। हाँ, और ये सिर्फ तेल की कीमत नहीं, इससे तो पूरी दुनिया में मंदी का खतरा बन सकता है। मतलब एक छोटी सी पानी की पट्टी पर दुनिया की इकोनॉमी का कितना कुछ टिका है। इसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और हम अपनी जरूरत का, आप मान के चलिए, करीब 85% इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। 85%? जी, पहले ईरान से हमें काफी तेल मिलता था, सस्ता भी था, पर वो अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद वो बंद करना पड़ा। तो अब हमारी निर्भरता रूस, यूएई, इराक, इन देशों पर ज्यादा हो गई है। रूस से डिस्काउंट पर मिला भी, पर उसके अपने जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं। तो अगर कच्चा तेल मान लीजिए $10 प्रति बैरल महंगा होता है तो इसका हमारी इकोनॉमी पर कितना बोझ पड़ता होगा? कोई अंदाजा है? हाँ, एक मोटा मोटा हिसाब है। जो ब्रेंट क्रूड है, जो ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है, अगर वो $10 महंगा होता है तो भारत का आयात बिल करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। 80,000 करोड़ रुपए? ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम। और इसका असर फिर सीधा रुपए पर भी पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है, शायद 86-87 तक चला जाए। और ये पैसा, ये बोझ आखिर में तो आम आदमी पर ही आता होगा। बिल्कुल, ये सीधा महंगाई के रूप में दिखता है, जिसे हम CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। उसमें 0.3 से 0.5% तक की बढ़ोतरी आ सकती है। मतलब रोजमर्रा की चीजों पर असर? हाँ बिल्कुल। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा, तो माल ढुलाई महंगी, उससे सब्जियां महंगी। जैसे कभी टमाटर 80 रुपए किलो बिकने लगता है, या गैस सिलेंडर 1200 के पार चला जाता है। हाँ हाँ। तो ये सब जुड़ा हुआ है। हो सकता है अगली बार जब टमाटर महंगा लगे तो उसका कनेक्शन हजारों मील दूर हॉर्मुज के तनाव से हो। तो फिर भारत ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए करता क्या है? हमारे पास कुछ तैयारी है, कोई प्लान बी? हाँ, कुछ फौरी इंतजाम तो हैं। जैसे भारत के अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, SPR जैसे कहते हैं। उसमें करीब 74 दिनों का इमरजेंसी स्टॉक रखा है। 74 डेज सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये काफी है अगर संकट लंबा खिंच गया तो? ये सवाल बिल्कुल जायज है। 74 दिन एक बफर जरूर देता है, थोड़ी सांस लेने की मोहलत। लेकिन अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी रही तो ये स्टॉक भी तेजी से खत्म हो सकता है। इसीलिए दूसरा तरीका है कि हम अलग अलग देशों से तेल खरीदें, मतलब अपने सोर्स डाइवर्सिफाई करें, और वो भारत कर भी रहा है। ये तो हुए मतलब तात्कालिक उपाय, पर सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें लॉन्ग टर्म में अपनी ये निर्भरता कम करनी होगी। उसके लिए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही। अब फोकस सिर्फ मैनेजमेंट पर नहीं बल्कि रेजिलियंस बनाने पर है, मतलब लचीलापन। तो लॉन्ग टर्म में कई चीजें हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको बढ़ावा देना। हालांकि अभी भी हमारी 60% एनर्जी जरूरतें फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल, गैस से ही पूरी होती हैं। और अपने देश में तेल गैस निकालने का क्या हम अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते? कोशिशें तो चल रही हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन का KGD 6 ब्लॉक है, असम में भी काम चल रहा है, ONGC भी लगी हुई है। पर सच ये है कि ये हमारी विशाल जरूरत का भी एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाते हैं। अच्छा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EVs और इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना, ये भी बहुत जरूरी कदम है।
खासकर ईवीज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तेल बहुत लगता है। अगर ईवीज अपनाने की रफ्तार बढ़ती है तो भविष्य में ऐसे बाहरी झटकों का असर कुछ कम हो सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि दुनिया के किसी कोने में होने वाली घटनाएं, खासकर जब वो तेल से जुड़ी हो, तो उसका सीधा असर यहाँ भारत में हम सबकी जेब पर पड़ता है। अगली बार पेट्रोल भरवाते वक्त शायद ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ तेल नहीं है, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का हिस्सा है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। तेल अब सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं रहा, वो एक तरह का जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया है। तो सवाल ये है कि भविष्य में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की करने के लिए और ऐसे बाहरी झटकों से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत को ये जो निर्भरता है, इसे कम करने के लिए और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।